नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा के आगे जो चुनौतियां आई हैं। राज्य में कांग्रेस का लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। रहा है। इसी बीच इसी में बीच में में मैं ब भाजपा हाईकमान ने पूरे संगठन में बदलाव किया है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी को संगठन के मुखिया की जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं सिद्धार्थन जी को संगठन महामंत्री की जिम्मेवारी सौंपी है। चूंकि अब बाई इलेक्शन, विधानसभा चुनाव और नगर निगम भाजपा ने हारे हैं, और उसके बाद अब संगठन में डॉक्टर साहब क्या पोस्टमार्टम करेंगे, टीम में क्या फेरबदल करेंगे, टीम में नयापन क्या होगा, क्योंकि आगे का समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। सर्वमान्य टीम होगी कि नहीं होगी, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन किस प्रकार का होगा, गुटबाजी को जो भाजपा के अंदर पनपी है इसको डॉक्टर राजीव बिंदल जी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि अभी वो दिल्ली जाके आए हैं और जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ एक चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। और उसमें संगठन में बदलाव को लेकर, कार्यनीति को लेकर एक काफी सुझाव उन्होंने रखे हैं। उसके पहले विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी भी मिले हैं जेपी नड्डा जी से, उन्होंने भी ये चीजें रखी हैं। क्योंकि अब नई टीम होगी, क्योंकि सुरेश कश्यप जी और पवन राणा जी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। सुरेश कश्यप जी को, पवन राणा जी को दिल्ली भेज दिया गया है। आज हम देखेंगे कि आगे की बीजेपी कैसी होगी, बिंदल जी की टीम कैसी होगी। तो हमारे साथ जुड़े हैं विजय पुरी जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिमाचल के, और हर मुद्दे को इन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। और भाजपा के पूर्व नेता जो कि पार्टी में एक लंबा समय बिता चुके हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनको पार्टी को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन आज भी वो पार्टी के समर्थक हैं। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र चौधरी भाजपा जी के ओबीसी चेहरा हैं, कांगड़ा से बहुत बड़े, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विजय पुरी जी से जानना चाहूंगा कि डॉक्टर बिंदल के आगे अब चुनौतियां बहुत हैं, बहुत क्योंकि है, क्योंकि लगातार हार लगातार रही है हार रही है भाजपा भाजपा। और अब लोकसभा को जीतना है। तो मैं पुरी जी जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थितियों से जूझ रही है और बिंदल जी की अगली टीम कैसी होगी। जी विजय पुरी जी। पथरिया जी, ये जो अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बुरा दौर चल रहा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जी कारण यह है कि भाजपा बीते दिनों में या बीते समय से 3 चुनावों में करारी मात का सामना कर चुकी है। जी लोकसभा का उपचुनाव और विधानसभा के उपचुनाव जो हुए, उस समय जी भाजपा को लोकसभा सहित तीनों विधानसभा सीटों पर करारी पराजय का सामना करना पड़ा। जी और उस समय यही कहा जा रहा था कि भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए, संगठन में बदलाव किया जाना चाहिए, लोगों की ये मांग हो रही थी। लेकिन समय जी बदला और बदलाव के साथ उसी ढर्रे पर ये चलते रहे, और विधानसभा में भी करारी पराजय मिली, और अब आप जानते हैं कि नगर निगम चुनावों में भी करारी पराजय मिली, जबकि नगर निगम चुनावों से पहले अध्यक्ष बदला गया, लेकिन उनके पास कोई समय नहीं था। इसलिए नगर निगम चुनावों में पराजय का ठीकरा किसी भी सूरत में डॉक्टर राजीव बिंदल जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है उन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जी अब हम आते हैं कि बदलाव क्या होना चाहिए। जहां तक बदलाव की बात है, यदि भाजपा ने लोकसभा चुनावों में ही सबक सीख लिया होता और जो जी चेहरे आज दिल्ली भेजे हैं, अगर उन्हें हिमाचल में ही रहने दिया जाता, तो हिमाचल से बदलकर उन्हें पहले ही दिल्ली भेज दिया जाता, या फिर उन्हें पदभार मुक्त किया जाता और नए चेहरे लाए जाते, तो शायद भाजपा को करारी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि विधानसभा में 37,000 मत कुछ नहीं होते। अगर जी भाजपा प्रयास करती, भाजपा ने सही मायनों में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। जी वास्तविकता यह है कि तमाम गुटों को आगे साथ लेकर चलना होगा। जी धूमल गुट जिसे पूर्ण तौर पर दरकिनार कर दिया गया, उन्हें जी साथ मिलाना होगा। प्रवीण जी जैसे चेहरे जो अभी बैठे हैं हमारे साथ, उन जी चेहरों को वापस भाजपा में शामिल करके उन्हें लाइमलाइट में लाना होगा। जी अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि ये द्वेष की राजनीति अब किसी भी दल में नहीं चल सकती, क्योंकि वो चेहरा, आप एक जी चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक, वो जी चेहरा है नरेंद्र मोदी का। और उस जी चेहरे का जो जो दबाव, जो दबदबा, या जी मोदी का चेहरा जिसे आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पहचाना जाता था, वो दमखम अब उस चेहरे में नहीं रहा। आप एक चेहरे पर लंबे समय तक चुनाव नहीं लड़ सकते, संगठन को मजबूत करना ही होगा।
और ऐसी टीम लानी होगी जो तमाम राजनीतिक जो तमाम लोगों को मिलकर साथ चले और आगे बढ़ सके। और डॉक्टर राजीव बिंदल में ये क्षमता है कि सभी को साथ लेकर चल सके, वो चाहे धूमल गुट हो, चाहे जयराम गुट हो, चाहे कोई और अन्य हो, दवाला वगैरह हो। जी जी पुरी साहब, बिंदल जी को पहले भी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन एक षड्यंत्र हुआ उस दौरान और वो 3 माह में ही उनको पद छोड़ना पड़ गया। अब परिस्थितियां ऐसी आई कि बिंदल जी की क्षमता को हाईकमान नहीं निकाल पाया और उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया है। तो बिंदल जी क्या जिन लोगों ने उस समय उन पे षड्यंत्र किया उनके खिलाफ, क्योंकि उनको क्लीन चिट बाद में मिल गई, उनका नाम घसीटा जा रहा था कि जो कोरोना के समय में जो स्कैम हुआ तो उसमें नाम घसीटा जा रहा था, जांच हुई, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिली, लेकिन उनका इस्तीफा हो गया, उनका एक समय निकल गया। अगर उस समय बिंदल अध्यक्ष होते तो पार्टी को क्या लाभ होता और आगे अब उन लोगों के साथ कैसे निपटेंगे वो? जी पुरी साहब, माइक माइक पुरी साहब, माइक माइक ऑन कर लीजिए। मेरा माइक ऑन है? जी अब हुआ। हेलो जी। मैं यूं कहूंगा कि भाजपा, जिसे देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाम पर जाना जाता, उसे सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी के नाम पर भी जाना जाता था आज से कुछ समय पहले। लेकिन ये भाजपा का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि अब भाजपा में जो अनुशासन के नाम पर बहुत कम चीजें बची हैं और यहाँ भी षड्यंत्र जारी है। लेकिन उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद से पिछले सत्ताकाल में हटना पड़ा, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया डॉक्टर राजीव बिंदल को। और अब जब सब चीजें क्लीन चिट मिल चुकी है तो उन्हें हटाने के पीछे कौन लोग थे, दोषी कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या आप डॉक्टर राजीव बिंदल के समर्थकों से या फिर जो लोग राजीव बिंदल से जुड़े हुए हैं या धूमल खेमे से जुड़े हुए हैं, क्या आप उन्हें इस चीज का स्पष्टीकरण दे सकेंगे कि राजीव बिंदल को भाजपा सत्ता काल में एक वरिष्ठ नेता होते हुए भी किस षड्यंत्र के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें एक तरह से उनकी राजनीति को समाप्त करने का ही प्रयास कर दिया गया? और मैं ये भी कहूंगा कि अगर राजीव बिंदल पराजित हुए हैं तो उसके लिए भी कुछ लोग दोषी हैं, अदरवाइज वो नाहन विधानसभा से जीत सकते थे। अब उस दोष का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल का जब घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भाजपा ने जारी किया, वो जब संकल्प पत्र दिया गया तो अगर उसमें ये नहीं कहा जाता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा या ये नहीं कहा जाता कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की जांच की जाती, तो राजीव बिंदल पराजित नहीं होते। हिमाचल में सिर्फ 2% जो है मुस्लिम वोट है और वो 2% मुस्लिम वोट जो है वो 5-6 विधानसभा चुनावी सीटों पर ही हावी है। और उनमें से नाहन विधानसभा चुनावी सीट भी एक ऐसी थी जहां मुस्लिम गुज्जर वोट हावी थे और वो हमेशा डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ चलते थे। लेकिन अब जब आप मुस्लिम वोट्स को काटने पर ही तुले हुए हो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जिसको तमाम हिंदू संभाले हुए हैं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जरूर है लेकिन वो उसमें हिंदू कारोबार कर रहे हैं। आप यूनिफाइड सिविल कोड के कोई मकसद ही नहीं था उसको घोषित करना। तो डॉक्टर राजीव बिंदल को पराजित करवाने के पीछे भी मैं यूं कहूंगा कि एक बड़ा षड्यंत्र था, वो नहीं किया जाना चाहिए था। अब जब उनके खिलाफ ऐसी चीजें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है तो उनका आदर सम्मान भी हुआ है। भाजपा ने शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी गलती को समझा भी है, डॉक्टर राजीव बिंदल को साथ लेकर भी आए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में रमेश दवाला, रविंद्र सिंह रवि, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमपाल धूमल, उन्हें भी उचित स्थान संगठन और नेतृत्व में मिल सके, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमपाल धूमल तो अब ऐसे ही कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन दूसरे नेताओं को आगे लाया जा सकता है, यह संकेत दिया जा सकता है कि भाजपा मिलजुल कर काम करेगी और यदि ऐसा होता है तो भाजपा को इसका लाभ भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती होंगे, प्रदेश भाजपा के लिए ही नहीं केंद्र नेतृत्व के लिए भी एक कड़ी चुनौती होंगे। तो इसलिए प्रत्येक कदम फूक फूक कर रखना होगा और आने वाले समय में डॉक्टर जी बिंदल ऐसा करेंगे
ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी प्रवीण जी, अभी बिंदल जी ने पदभार संभाला है और उन्होंने एक प्रयास किया है कि रूठे जो कार्यकर्ता सबसे पीछे हो गया है उसको जोड़ेंगे, उन्होंने कहा है ये बातें। तो आप पार्टी में आपने भी लंबा समय दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि बाहर के लोगों की एंट्री की गई और आप जैसे बड़े चेहरों को नकारा गया। तो बिंदल जी से आपकी भी क्या अपेक्षा है कि उनका संगठन का रूप कैसा होना चाहिए? जी प्रवीण जी। जी, कुछ बातें तो पुरी साहब ने पहले ही कह दी हैं, पर उन बातों जी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब हम संगठन खड़ा करते हैं, तो 3 जी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संगठन में कार्यकर्ता का समर्पण, संगठन का जो विचार है, उसके प्रति उसका समर्पण। जी परंतु अब समर्पण विचार के प्रति कम और नेताओं के प्रति ज़्यादा हो गया हुआ है। और जो दूसरी है, वो है योग्यता। जी योग्यता संगठन के कार्यों को करने के प्रति होनी चाहिए, गणेश परिक्रमा को लेकर नहीं। और जी तीसरा अनुशासन, जो अनुशासन की बात डॉक्टर पुरी जी ने पहले भी कही, मैं उसी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जी अगर डॉक्टर राजीव बिंदल संगठन में जो बदलाव लेकर आते हैं और इन 3 महत्वपूर्ण चीजों को स्थान देते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि कांग्रेस की चुनौतियों को बड़े आसानी से हम पार कर सकते हैं। जी परंतु अगर फिर वही हुआ कि ये फलां के व्यक्ति है इसलिए अंदर आना चाहिए, ये पर्टिकुलर जाति से है इसलिए आना चाहिए, या ये इस क्षेत्र से है इसलिए आना चाहिए, तो मुझे लगता है फिर हालत वही होगी जो पिछले कुछ सालों में हुई है। अगर जी हम लोग इन बदलावों की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे योग्यता, समर्पण और अनुशासन, जी और मुझे लगता है ये तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का बहुत अनुभव है, उनको कार्यकर्ताओं की परख है, उनको हर कार्यकर्ता की क्षमता का भी पता है और उन्हें इस बात का भी इल्म है कि कौन सा कार्यकर्ता अनुशासित है। अगर वो अपने मन की सुनते हैं और बिना किसी के दबाव में आकर संगठन का निर्माण करते हैं, तो आप विश्वास करिए, जिस संगठन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उसके लिए आने वाले समय में चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां बिल्कुल ही नहीं रहेगी। मैं पिछले 16 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अथाह, जिसको कहते हैं, एक जी क्षमता है। जी कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं में क्षमता के आधार पर ही संगठन का निर्माण होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन प्रवीण जी, एक समस्या रहती है कि जब भी संगठन या सरकार का गठन होता है तो उसमें क्षेत्रीय जातीय संतुलन और जो लीडर हैं, गुट गुट होते हैं। आपकी पार्टी इसमें बीजेपी में भी गुट हैं, धूमल गुट को नकारा गया। जैसे पुरी साहब ने बोला, हर चुनाव में, चाहे वो बाई इलेक्शन है, चाहे विधानसभा चुनाव है, चाहे अब एमसी है, हर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पार्टिकुलर कुछ लोगों को आगे करके बीजेपी ने बहुत कुछ खोया है। संगठन में भी वही लोग थे, सरकार में भी वही लोग थे, बाद में टिकट भी उन्हीं लोगों को दिए गए, ऐसा भी देखा गया है। और बिल्कुल। ये फॉर्मूला फेल हुआ है। तो बिंदल जी को कुछ सुझाव तो आपकी तरफ से होने चाहिए कि वो इन चीजों को अमल में लाएं, अब आगे रखें। जी प्रवीण जी। जी, मैंने कहा है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, इसलिए ये स्वाभाविक भी है। कुछ लोगों परिवार में भी तो ये होता है कि कुछ मम्मी के ज्यादा अटैच्ड होते हैं, कुछ पापा के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं। जी परंतु फिर भी मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप क्षेत्र का संतुलन भी देखिए, आप जाति का संतुलन भी देखिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है योग्यता। जी कार्यकर्ता की योग्यता भी आपको देखनी पड़ेगी। ऐसी कैसी योग्यता हो सकती है कि एक ही व्यक्ति को आप संगठन में भी रखेंगे, उसी व्यक्ति को आप सरकार का हिस्सा भी बनाएँगे, बाद में उसी व्यक्ति को, अगर ये योग्यता का क्राइटेरिया, तो फिर संगठन गिरेगा ही गिरेगा। जैसा इस बार हुआ। हुआ क्या? जी पिछली बार 47-48% वोट मिले थे, इस बार हम लोग जी 43% के ऊपर रह गए। और बड़ी जी हैरानी की बात है कि 54% वोट हम लोगों को बिलासपुर में मिले थे, अब वो 45-46% रह गए। सेम जी सिचुएशन मंडी में 9 सीटें तो हम लोगों ने जीत ली। जी और सच्चाई बहुत भयंकर थी कि 53% वोट जो है 2017 में मंडी में हम लोगों को मिले हैं। अब कितने रह गए? वोट 46%। परसेंटेज में कमी आई है। जी मतलब वोट परसेंट में हर जगह पे हम 6-7% नीचे उतरे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि समर्पित कार्यकर्ता जो संगठन के लिए समर्पित होने चाहिए, वो नहीं थे। मैं जी किसी के प्रति आक्षेप नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है महामंत्रियों की पार्टी। भारतीय जनता जी पार्टी चलती है अपने सेनापतियों के साथ। परंतु जी हमारे तीनों की तीनों सेनापति तो खुद चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल।
बिल्कुल तो यही बात। मेरा ये कहना है कि जो संगठन में व्यक्ति हो वो संगठन का काम देखे। अगर संगठन का व्यक्ति सरकार का भी काम देखेगा, संगठन का व्यक्ति ही हर काम देखेगा, बाद में वो जुगाड़ करने फिर से आ जाएगा। और दूसरा एक बड़ी जी महत्वपूर्ण बात है, पिछले 2012-13 से बहुत सारे लोग हैं जो लगातार संगठन में ही हैं। जी वो अपनी योग्यता अगर साबित नहीं कर पाए हैं, तो डॉक्टर बिंदल जी को चाहिए कि अब उन्हें थोड़ा-सा आराम तो दें। बिल्कुल, रिप्लेस होना चाहिए, संगठन का नया रूप होना रिप्लेसमेंट चाहिए। जो है, अगर जब नए लोग ही नहीं आएँगे तो संगठन में नवीनीकरण काहे का होगा? जी देखो समर्पण में तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के समर्पण पे भी शक किया जा सकता है, जिन्होंने अब तक कार्य किया है। परंतु कहीं न कहीं योग्यता में वो अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी चाहिए कि वो खुद बोले कि हम लोगों को थोड़ा-सा आराम दें, ताकि नए चेहरों को लाया जा सके। नए चेहरे अगर संगठन में काम करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यही संगठन आने वाले लोकसभा में फिर से वही कमाल करेगा जो तो उन्होंने पिछले लोकसभा 2019 के चुनावों में किया था। जी जी वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप मुझे? जी, जी, हेलो। नमस्कार। जी, हाँ जी, वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा जी, कांगड़ा जिला से हैं आप, और कांगड़ा जिला में एक जी, ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा है। तो ओबीसी को जी, मैंने देखा है कि पिछले लंबे समय से बीजेपी के ना तो संगठन में कोई विशेष स्थान मिला है, ना सरकार में मिला है। आपके ज्वाला जी एक बड़े जी, नेता थे, वो उनकी लड़ाई संगठन महामंत्री से लगातार 5 साल होती रही, क्योंकि वो एक ही हलके से थे दोनों, और विकास कार्य इसी कारण ज्वालामुखी के प्रभावित होते रहे। उसकी आंच कहीं ना कहीं पूरे जिले की तरफ फैली, क्योंकि ओबीसी वोट बहुत है वहां पे। और अब आप क्या अपेक्षाएं करेंगे बिंदल जी से कि ओबीसी वर्ग को भी कुछ महत्व संगठन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी वीरेंद्र जी। जी, जहाँ तक नमस्कार डॉक्टर साहब, जी जी सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक ओबीसी की बात आपने की है, तो पिछली सरकार में भी जो ओबीसी को था, वो भरपूर नेतृत्व जो दिया गया था, जिसमें आप मान के चलिए कि सरवीन चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था, सुखराम चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था, दवाला जी को हमने धवाला जी जी सरकार में थे। तो इस तरह से देखिए, ओबीसी को कहीं दरकिनारा नहीं किया गया था, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक अभी दोबारा नेतृत्व देने की बात थी, तो वो सभी लोग चुनाव लड़े हैं और सब लोगों को इसमें रखा गया था। जहां तक ओबीसी के लिए काम करने की बात है, तो हाल फिलहाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओबीसी जो हमारा निगम है कांगड़ा में, जी उसमें ओबीसी के लोगों के द्वारा कुछ लोन लिए गए थे, और वो जी लोन कुछ ऐसे थे कि कुछ व्यक्तियों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, कुछ व्यक्ति नहीं देने की स्थिति में थे। तो सरकार ने उन ओबीसी के जो लोन थे उनको माफ किया, और करीब ये 36 करोड़ का जो आंकड़ा था, इतना करीब लोन, जो उसका जो ब्याज था वो माफ किया गया। तो लोन तो वैसे था, जी तो वन टाइम जी, सेटलमेंट के साथ ये किया। तो ओबीसी के कारपोरेशन बारे में का काम सरकार है। ने भी जी जी। बहुत सोचा है और संगठन भी बहुत सोचता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संगठन अब नया रूप लेगा, बिंदल जी अब पूरा संगठन को नया रूप देंगे, जी, तो उसमें ओबीसी को महत्वता मिलनी जी, चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपका क्या पक्ष है? जी वीरेंद्र मैं जी। मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जहां तक जो संगठन का, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, और वर्तमान में जो संगठन अभी जो चल रहा है, चाहे वो मंडल स्तर का हो, जिला का हो, या प्रदेश स्तर का हो, तो ये जो संगठन है, ये मुझको कुछ ज्यादा मुझे लगता है चेंज नहीं किया जाएगा वर्तमान में। और जहां तक कोई कार्यकर्ता, मान लिया कोई इसने चुनाव लड़ा है, या कहीं कोई दूसरी जैसे दूसरी जगह कहीं चला गया है, तो जी उस स्थिति में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आ सकते हैं। पर वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है कि संगठन का पूरा ही ढांचा बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ रहने वाला है, तो शीघ्र ही इसके बारे में मुझे लगता है कि सूचित कर दिया जाएगा। जी जी, पुरी साहब, ऐसा है कि एक बिंदल जी को अब सर्वमान्य टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जयराम गुट 5 साल में संगठन में भी हावी रहा और सरकार में तो था ही, और धूमल जी के गुट को भी साथ लेना है, शांता जी के भी लेना है। तो ये एक चुनौती कहीं ना कहीं आपको दिखती है ये बिंदल जी के लिए? जी पुरी साहब। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा में अब कांग्रेस जैसी परंपराएं हैवी होने लगी हैं। जी मैं यूं कहूंगा कि भाजपा एक तरह से कांग्रेस का बदला हुआ स्वरूप नजर आने लगा है धीरे धीरे। उसमें जी वो सब वो कार्य संस्कृति वो सारी हावी होने लगी है जो कांग्रेस में है। अब जी आपने जैसा कहा कि बिंदल जी को टीम बनानी है, सही मायनों में बिंदल जी को टीम नहीं बनानी है।
बिंदल जी को इशारों पर काम करना होगा। टीम जी। वो लोग बनाएंगे जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग दिल्ली दरबार में हैं, और वहां से जी। टीम बनेगी। वो कांग्रेस जैसी परंपराओं का निर्वहन एक बार फिर भाजपा को करना होगा, परंपरा चलेगी। और उसमें देखा जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे बनती है, किससे नहीं बनती है। ये निश्चित तौर पर अभी भी चलेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आने वाले टाइम में ये ऐसी परंपरा और मजबूत होगी। टीम डॉक्टर राजीव बिंदल नहीं बताएंगे। अभी जैसे प्रवीण जी ने कहा, मैं जी। ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता की उपेक्षा होनी आरंभ हो गई है भाजपा में, और वो नहीं होनी चाहिए थी। जी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पिछले विधानसभा चुनावों में इतनी बड़ी स्तर पर बगावत नहीं होती। ये मैंने देश के इतिहास में पहली बार देखा है कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को, एक नेता को, एक प्रत्याशी को फोन करना पड़ता है, जी। कृपाल परमार बात को, परमार कि जी। आप बैठ जाइए। जी। और वो बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ये प्रधानमंत्री की डिग्निटी को प्रभावित करती है। जी। आप भाजपा का स्तर देखिए और प्रधानमंत्री का स्तर देखिए। प्रधानमंत्री जिसे ये कहा जाता है, जिसके बारे में ये प्रचार किया जा रहा है, और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने न केवल भारत में बल्कि जी। विश्व में अपना स्थान बनाया है। जी। प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय नेता है, और उन्हें एक प्रत्याशी को फोन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री अभी कर्नाटक के चुनाव में उतरे हैं, वहां उन्होंने जैसा प्रचार किया है और उसके जी। बाद पराजय का सामना करना पड़ा है, ये भाजपा जी। के लिए करारी पराजय है। तो जी। ऐसे में मैं यूं कहूंगा कि भाजपा को अपनी गलतियों को सुधारना होगा, कार्यकर्ताओं की वापसी सुनिश्चित करनी होगी, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा, और उन्हीं नेताओं को आगे लाना होगा जो आने वाले समय में राज्य में अपने आप को स्थापित कर सके, भाजपा को मजबूत कर सके। वरना लोकसभा चुनावों में भाजपा को पराजय मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए, मंडी में जयराम ठाकुर को अपने आप को प्रमाणित करना होगा। जी। मंडी संसदीय सीट को लेकर, हमीरपुर जी। संसदीय सीट पर आप क्या समझते हैं कि जो 3 जिले हैं वहां पर जी। हमीरपुर से स्वयं मुख्यमंत्री हैं, जी। ऊना से मुकेश अग्निहोत्री स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, और जी। बिलासपुर जहां राष्ट्रीय नेतृत्व है जेपी नड्डा का, वहां जी। जो आप देखें अभी भाजपा की क्या दुर्दशा हुई है, जो 200-400 मतों से डॉक्टर ये रामलाल ठाकुर और ये रणजीत शर्मा जी। बिलासपुर सदर से, मैं नाम भूल गया, बम्बर ठाकुर, जी। वो जो हारे हैं, वो 2-2, जी। 400 वोटों से हारे हैं। जी। ये किसी राष्ट्रीय भाजपा के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्के का परिणाम नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। तो जी। बिलासपुर में भी भाजपा कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अनुराग ठाकुर जो लगातार जीतते आए हैं, केंद्रीय नेतृत्व में शक्तिशाली नेता है, लेकिन इस बार उनके लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उसके लिए अनुराग ठाकुर दोषी नहीं होंगे, भाजपा के वो निर्णय दोषी होंगे जिनकी वजह से भाजपा प्रदेश में कमजोर हुई। जी जी प्रवीण जी, बूथ पालक से पन्ना प्रमुख, और कहा जाता था, मीडिया में भी लिखा जाता था कि संगठनात्मक तौर पे भाजपा बहुत आगे है और कांग्रेस कहीं नहीं है। लेकिन जब आमने सामने मुकाबला हुआ तो कांग्रेस भाजपा पे भारी पड़ी। और अब जैसा कि पुरी साहब का कहना है कि संगठन की रचना दिल्ली से ही की जाएगी, और ये तो इशारों पे काम करेंगे बिंदल जी, तो ऐसे में पार्लियामेंट का 4 को कैसे जीत पाएंगे? जी प्रवीण जी। देखिए, हार और जीत के अंदर सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो है उत्साह का अंतर। जी। जिस टीम में उत्साह होता है वो टीम जीत जाती है, और जिस टीम में उत्साह नहीं होता वो टीम हार जाती है। इस विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? इस विधानसभा चुनाव में जिस टीम के सहारे हम चुनाव लड़ रहे थे, उसके अंदर उत्साह नाम की चीज ही नहीं थी। जी। मैं चुनाव प्रबंधन के समय जब शिमला आया, तब मैंने देखा कि जिन लोगों के सहारे चुनाव लड़ना चाहिए था, वो लोग तो वहां कार्यालय में थे ही नहीं। जी। तो जो टीम थी, उस टीम के पास उत्साह नाम की कोई चीज नहीं थी। तो उसी टाइम फील हो रहा था कि हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। वो अलग है कि एक आवरण बना के रखा हुआ था,
उस आवरण के सहारे जो है मिशन रिपीट की बातें की जा रही थी, परंतु जिसको पॉलिटिकल समझ थी, जिसको चुनाव की प्रबंधन की समझ थी, वो इस बात को भली भांति समझा जा सकता था कि इस टीम में अब उत्साह नहीं बचा है। जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी को करना क्या है? डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपनी टीम में उत्साह भरना है। टीम तो जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने ही तैयार की है। देखो टीम में जी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप सुरेश कश्यप जी को कहेंगे तो वो टीम तो उनको मिली थी जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पवन राणा जी ने तैयार की थी, जी परंतु लीडर नहीं थे। इसकी वजह से अपनी टीम में उत्साह भर नहीं पाए। अब जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी क्या उसी टीम के साथ आगे चलेंगे या फिर नई टीम लेकर उस उत्साहित टीम के साथ, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? वर्तमान कांग्रेस उत्साहित है। उन्होंने उपचुनाव जीता, उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, उन्होंने शिमला नगर निगम का चुनाव जीता, उन्होंने कर्नाटका का चुनाव जीता। तो ऐसे में उत्साहित टीम के साथ हम लोगों को अगला चुनाव लड़ना है। डॉक्टर राजीव बिंदल अगर उत्साह पैदा कर पाते हैं, वीरेंद्र जी ने कहा कि ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। ढांचे में तो कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है, परंतु चेहरे बदले जाएंगे, उनको भी सोचना पड़ेगा। क्यों? जी अगर उन्हीं चेहरों के साथ आप रिपीट नहीं कर पाए हैं तो उनको ढोके फायदा भी क्या है? जी आप नए लेकर आने का संकल्प क्यों नहीं लेके आते हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने आपने जो बात की थी बूथ पालक, बूथ विस्तारक योजना, इतने सारे विस्तारक निकाले जिन लोगों ने 15, 20, 25, 30 दिन अपने जीवन के जो दूसरे क्षेत्रों में दिए, परंतु जी क्या वो लोग जो है वो संगठन के अंदर कहीं आ पाए? नहीं। वो बेचारे ना सरकार का हिस्सा है ना वो संगठन के हिस्सा है। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैपेबल लोग हैं। डॉक्टर जी बिंदल जी को उनकी पहचान करके संगठन में लाना चाहिए और कार्यकर्ताओं में जिस दिन उत्साह लेके आएंगे, जो बात विजय जी ने कही बहुत बढ़िया कही, उपेक्षा, जी कार्यकर्ता की जी उपेक्षा होना शुरू हो गई है। पहले क्या जी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं परंतु मनभेद नहीं हो सकते। अब जो है मतभेद तो है ही है, पर मतभेद के साथ मनभेद भी हो गए हैं और कहा क्या जाता है, अच्छा ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है तो इसको खत्म कर दीजिए। और जी दूसरा क्या कहा जाता था कि ये पुराना कार्यकर्ता है। पुराना कार्यकर्ता, कभी अटल जी कहते थे कि पुराना कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, परंतु अब क्या है जी कि पुराना कार्यकर्ता भाड़ में जाए, अगर मुझे उसकी रिप्लेसमेंट मिलती है तो फिर मैं नए कार्यकर्ता के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तो जी ये दो चीजें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नई टीम के साथ आपको उत्साह भरना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा लगातार हो रही है, उस उपेक्षा के प्रति कोई ना कोई समाधान जो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और जो तीसरी बात, मनभेद जो है, उस मनभेदों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जी अगर संगठन को आपने आगे बढ़ाना है तो इस तरह के संकीर्ण, अब मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी मंडी में जवाहर ठाकुर जी, जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतृत्व के जी खिलाफ। जी मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी भी जायज नहीं ठहराया, जी क्योंकि वो अनुशासनहीनता का सीधा सीधा उदाहरण था। परंतु हुआ क्या, मंडल ने सीधे सीधे जो है जवाहर ठाकुर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिला ने सीधे सीधे जवाहर ठाकुर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों ने आओ नहीं देखा ताओ नहीं, फेसबुक के ऊपर उन्होंने जवाहर ठाकुर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्या जवाहर जी ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया, या जी फिर क्या डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने सबको इंस्ट्रक्शन दी थी कि जी पार्टी का अनुशासन तोड़ो, जिसके मन में जो आता है वो बकवास करे? देखो, अगर आप जवाहर ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इन जी सब जी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो जिला हो, या फिर वो प्रदेश के पदाधिकारी जिन्होंने जवाहर ठाकुर के खिलाफ फेसबुक पे बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जवाहर ठाकुर ठीक थे, जी जी जवाहर जी ठाकुर गलत थे, जवाहर ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब डॉक्टर बिंदल जी को ये इंश्योर करना है कि वो इशारों पर चलेंगे, जो विजयपुरी जी ने कहा, या जी अपनी अथॉरिटी साबित करेंगे। अगर जी उनको संगठन को खड़ा करना है तो उनको अपनी अथॉरिटी साबित करनी पड़ेगी, उनको इशारों पर बिल्कुल भी नहीं चलना है। जी जी बिल्कुल, इस चर्चा का यही रहता है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि संगठन कमजोर हुआ है, संगठन मजबूत नहीं था भाजपा का, लगातार चुनाव हारे हैं, और अब जो टीम बनेगी अगर वो भी इशारों पे होगी तो डॉक्टर बिंदल कहाँ तक सफल हो पाएंगे। और उस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की बात प्रवीण जी ने कही, क्योंकि टीम बिंदल जी की थी, उसमें परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन नेतृत्व सुरेश कश्यप जी का था, वो उत्साह टीम में नहीं भर पाए। बिंदल जी के आगे बहुत चुनौतियां हैं और बिंदल जी को देखना है कि वो एक सर्वमान्य टीम बनाए, लेकिन इशारों पे, दिल्ली के इशारों पे कोई टीम ना बने, नहीं तो परिणाम वैसे ही रहेंगे जैसे लगातार आ रहे हैं।
तो ये भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि मोदी जी का फैक्टर भी कितना चलेगा इस बार लोकसभा के चुनावों में। मोदी जी को लगातार बुला रहे हैं, इस बार मोदी जी का कितना चलेगा। प्रवीण जी ने कहा कि वोट परसेंटेज में भाजपा में बहुत ज्यादा कमी आई है, तो ये सारी चीजें भाजपा को ध्यान में रखनी होगी और इसी के तहत बिंदल जी को अपनी टीम का निर्माण करना चाहिए। जी धन्यवाद।